बाकी बच्चे कहाँ हैं पता नहीं। तो हमारा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में ही पढ़ेंगे। और वर्क, एनर्जी, पावर के पढ़ने के बारे में तो इसमें मेनली हमारा फोकस वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में होगा। जो टेस्ट मैंने लिया था उस टेस्ट में वर्क निकालने की बात हुई थी, एक वर्क क्वेश्चन था। तो बहुत बच्चों ने वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया है। अब आपको पता है कि आपने दो तरीके के प्रोडक्ट पढ़े हैं, एक पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट और एक पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट चैप्टर 4 में। तो जब वर्क निकालते हैं ना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर गलत कर रखा है। मैंने चेक करके भेजा है आंसर, उसमें क्रॉस नहीं डॉट लगना चाहिए था। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने यही किया है मेरे ख्याल से। एक बच्चे ने किया है पर फॉर्मूला गलत लिखा है, आंसर सही निकाल दिया है। चलिए कोई नहीं। तो चैप्टर वर्क, एनर्जी, पावर, चैप्टर 6, सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वर्क के बारे में। तो व्हाट इज वर्क, तो सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है, वर्क। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क जब कहा जाता है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करे, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन में अगर वो कोई डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, अगर जब उसके ऊपर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हो, वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force work is said to be done whenever a force acts on a body acts on a body and the body moves through some distance and the body moves through some distance and the body moves through some distance in the direction of the force in the direction of the force in the direction of the force। तो ये हो गया वर्क। एग्जाम्पल, वर्क इज डन व्हेन हॉर्स पुल्स ए कार्ट। वर्क इज डन व्हेन ए हॉर्स पुल्स a cart, an engine pulls a train, a man goes up a hill नहीं hill। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। ट्रेन का इंजन पूरे ट्रेन को पुल कर रहा है, जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल कर रहा है। तो सब सारे केसेस में पुल करा जा रहा है, मतलब वो आगे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करने लगती है। तो ऐसे इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क कहते हैं, वर्क। ठीक है, वर्क होने के लिए दो चीजें नेसेसरी कंडीशन आप समझ लीजिए, क्योंकि वर्क अगर देखें तो वर्क इज इक्वल टू क्या है आपका, वर्क इज इक्वल टू है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे, कॉस थीटा। डॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे, कॉस थीटा। ठीक है, वेयर वेयर एफ क्या है, एफ आपका फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स। डी जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते थे, थीटा। सुमन ये आपने नहीं पढ़ा है, डॉट की जगह पे कॉस थीटा लगाना, ये चैप्टर 4 में है, वेक्टर में है। ये सिंपल समझ लो कि जब वेक्टर, दो वेक्टर, क्योंकि आप अगर आप देखो ये फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है।
तो जब किन्हीं दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो दो तरीके से होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट से, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट से, और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट से। दूसरा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट से। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट हम उसके लिए यूज करते हैं जब हमारा रिजल्ट, यानी कि आप किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर आपका क्या आ रहा हो? वेक्टर ही आ रहा हो, यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और वेक्टर ही आ गया, तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट यानी कि अगर दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर स्केलर आ गया, ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर क्या आ गया? स्केलर आ गया, तो उस टाइप के हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। अब स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। यहाँ तक बात क्लियर है सुमन? आई गेस सुमन को माइक इशू है कुछ, चलिए कोई नहीं, वीडियो देख लेंगे बाद में। तो यहाँ तक आप दोनों को, यशस्वी और प्रकृति, कोई डाउट? नहीं नो सर। ठीक है, सुमन क्लियर हुआ? बोलो बोलो। आप चैट पे बोल लो, चैट पे बोल लो आपको। सर आपको आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही आ रही है। इसको नोट कर लेंगे, प्रकृति यानी यशस्वी, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर हो गया। हो गया? प्रकृति, केमिस्ट्री वाले सर को बोला करो प्रकृति कि ना मेरी 4 बजे क्लास होती है, तो उसी हिसाब से अपनी क्लास रखा करें, ठीक है? ओके सर। हाँ, हो कल मैंने गया। भी कल मैंने भी ट्वेल्थ वालों की क्लास नहीं ली है, बट बाकियों की क्लास की शेड्यूलिंग होती है, तो एक एक दिन अगर मैं क्लास नहीं रख रहा हूँ तो मैं बाकियों के हिसाब से क्लास रखूँगा, ठीक है? तो इसीलिए केमिस्ट्री वाले सर को बोला करो कि सर मेरी 4 बजे क्लास होती है, उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल करके रखा करें। हम्म। अभी कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ हाँ, आपकी मम्मी बता रही थी आपकी सर। तबीयत खराब थी। आज से सिर दर्द हो रहा था दर्द है? सैटरडे अच्छा, ज्यादा सोच लिया था आपने, है? को, तो थी से पहले और हिस्ट्री में था। चलिए। तो हम बात, यहाँ तक हमने बात पढ़ ली, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे वर्क के, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, ठीक है? ये चीज देखेंगे हम कि वर्क, नेगेटिव वर्क किया आपने, मतलब जितना वर्क किया उससे ज्यादा ही आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी और काम तो कुछ हुआ ही नहीं, नेगेटिव में चले गए आप। पॉजिटिव में यानी कि कुछ ना कुछ आपने वर्क किया है। जीरो यानी कि आप जीरो वर्क कर रहे हैं। तो वो केसेस क्या क्या होंगे? तो देखो, पहला केसेस हो सकता है कि फर्स्ट केस अगर देखें, जिसके अंदर अ, जो थीटा है वो जो थीटा है वो जीरो के इक्वल या उससे बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक है? जो थीटा की वैल्यू है अगर वो जीरो के इक्वल और उससे ग्रेटर देन हो और लेस देन 90 हो, इक्वल टू 90 नहीं होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। 90 एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है? तो ऐसे केस में जो वर्क आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर आप देखो कॉस जीरो से लेकर कॉस 89 डिग्री तक वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और कॉस 90 की वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक है? तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर बॉडी में
डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स किसी भी एंगल पे लगे, बट ये एंगल जो होना चाहिए थीटा, ये जो थीटा होना चाहिए वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा या 90 से छोटा होना चाहिए। उस केस में वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इंजन पुल्स अ ट्रेन, ये एग्जांपल है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन सेम है, एंगल क्या है? 0 है। ठीक है। और फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, कि आप बॉडी के नीचे की तरफ आ रहे हो, मतलब ग्रेविटेशनल पुल भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, तो वो भी एक एग्जांपल है ग्रेटर लेस देन जीरो, यानी एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, जब वर्क कैसा हो? पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर है? इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया, इसको इतना है। वन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फर्स्ट एग्जांपल व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, सेकंड एग्जांपल व्हेन अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, ये आप समझोगे नहीं, इसको छोड़ो। इतनी बात क्लियर है? एग्जांपल आप लिख सकते हो इसके साथ। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, हो सकते हैं? इंजन इंजन पुल्स अ ट्रेन, फ्री फॉल, और क्या हो सकता है? हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। ये इसके एग्जाम्पल है पॉजिटिव के। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है? देखो सेकंड केस, सेकंड, जब थीटा क्या हो, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लेस देन वन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो थीटा एंगल है वो अगर 90 से बड़ा हो और 180 से इक्वल या उससे छोटा हो, तो ऐसे केस में वर्क डन जो आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन कैसा आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस कॉस की अगर 90 से अबव एंगल की वैल्यू देखो तो वो क्या आती है? नेगेटिव आती है ना। कॉस की 90 से अबव देखो, ये देखो, ये 90 आया, 90 से ऊपर जितना भी एंगल होगा 180 और 270, 180 और 270 तक वैल्यू क्या आएगी आपकी? नेगेटिव ही रहती है। तो 180 ले लो, या उससे आगे भी ले सकते हो, माइनस वैल्यू होती है, माइनस तो होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। या इस बड़ा तो ज्यादा नहीं हो सकते, 180 तक का केस ले रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो 180 से नीचे हो गया वर्क डन, तो नेगेटिव है। इसका आंसर क्या, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि वो नेगेटिव वर्क करता है। आप देख सकते हो, क्योंकि बॉडी अगर आगे तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है, 180 डिग्री एंगल हो गया, तो नेगेटिव वर्क कर रहा है, वो बॉडी पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, यानी उसको हार्म कर रहा है। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें से वो वैल्यू आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है कि आप कंप्लीट वर्क कर सको, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क। क्लियर है ये प्रकृति यानी यशस्वी? Yes, sir. यस सर। सर हाँ जी। सर अगर हम किसी भी पिलर को पुश करेंगे हम्म, तो वो कौन से में होएगा? जीरो वर्क डन में, मतलब अगर जीरो वाले में जाएगा या आपने नेगेटिव पिलर को वर्क डन में पुश जाएगा? किया, फॉर एग्जांपल आपने पिलर को पुश किया, तो अगर आप पिलर को पुश करोगे तो क्या उस पिलर में डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। हाँ, तो बस आंसर आ गया, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड केस। थर्ड केस देखो क्या हो सकता है? थर्ड केस, केस थर्ड, यानी कि जब एंगल थीटा जो हो वो 90 के इक्वल हो और
डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो, या तो एंगल 90 के बराबर हो या फिर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। दोनों केस में क्या होगा, वर्क डन क्या आ जाएगा आपका 0, वर्क डन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसे कौन कौन से केस हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जीरो वर्क डन के। जीरो वर्क डन के एग्जाम्पल अगर आप देखो कि जो कुली आप कहते हो कि जो फॉर एग्जाम्पल स्टेशंस पे आपने देखा होगा कुली वाले होते हैं वो सामान रख के चल रहे होते हैं। तो जब सामान रख के चल रहे होते हैं तो आप देखोगे कि उसको जो कुली है, अगर आप उसको बोलो कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा है तो वो आपको थप्पड़ मारेगा या गाली से देगा, जो भी है गुस्सा करेगा, क्योंकि कुली कोई काम नहीं करता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अगर हम थ्योरेटिकल देखें, क्यों, क्योंकि वो जब बॉडी को उठाता है तो वो फोर्स को परपेंडिकुलरली लगाता है, यानी कि बॉडी को उठा के ऊपर रखता है। तो फोर्स कैसे लगा, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने काम किया, तो वर्क डन ऊपर की तरफ। उसको लेके कैसे चलता है, सामने की तरफ। तो देखो फोर्स तो लगा ऐसे और बॉडी डिस्प्लेस कैसे हो रही है, ऐसे। एंगल कितना हो गया 90, और cos 90 क्या हो जाएगा 0, cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन क्या आ गया 0। इसका मतलब जो कुली काम करता है वो क्या करता है, 0 काम करता है। दूसरा आप कह सकते हो कि आप कोई सामान उठा के, जैसे आप अपने घर में ही अगर आप कोई बाल्टी, पानी का बाल्टी या कोई भी सामान उठा के अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, तो जो वर्टिकल स्टेयर्स होंगे उस पे आप वर्क डन 0 करेंगे, क्योंकि आप चढ़ के ऊपर जा रहे हो पर बॉडी डिस्प्लेस आगे की तरफ हो रही है। ठीक है, तो मतलब आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, बट बॉडी मूव कैसे हो रही है, आगे की तरफ। तो आप उसको उसके ऊपर वर्क डन कितना कर रहे हो, 0 कर रहे हो। ये बात समझ में आई। Yes, sir. yes sir. तो ये इसका है, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, व्हेन कुली वॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। ये आंसर ही लिख लो पूरा, मैं बोल रहा हूँ इसको। ये तीनों नोट कर लिया आपने। Yes, sir. yes sir. हाँ, तो थर्ड वाला नोट करके फिर एग्जाम्पल में लिखो। और एक और एग्जाम्पल हो सकता है सेंटीपिटल फोर्स, यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो बॉडी क्या है कि फोर्स उसका इस तरफ होता है, एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या, सर्कुलर पाथ में अगर आप देखो तो उसमें कोई वो वर्क डन जो करेगा, बॉडी घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो लिखो, फॉर पहला एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सेकंड लिख सकते हो, व्हेन ए पुली वॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। व्हेन ए पुली वॉक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म with a load on his head, with a load on his head, he he applies a force on it. He applies a force on it in the upward direction. He applies a force on it in the upward direction equal to its weight, equal to its weight. The displacement of the load is along the horizontal direction. The displacement of the load is along the horizontal direction. Displacement of the load in the horizontal direction. So there is angle equal to 90 degree. So work done will be 0. So work done would be 0.
कर लिया नोट? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोग समझ गए? Yes, sir. यस सर। चलिए, यहाँ तक बात आप समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, चलो अच्छी बात है। तो वर्क डन के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। कहाँ पढ़ लेते हैं? इधर ही लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं? तो अब आप देखो कि जो वर्क डन है, वर्क डन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम पढ़ें तो पहला पॉइंट ये आता है कि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? इसकी एसआई यूनिट है ना। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और अगर एमकेएस में लिखना चाहें तो एमकेएस में क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। वही इसका अगर सीजीएस यूनिट देखें तो वो क्या हो जाएगी? क्या होती है सीजीएस यूनिट इसकी? बताओगे? सीजीएस यूनिट भूल गए? अर्ज। और सीजीएस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? सीजीएस में लिख दोगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, चलो ये बताओ, ये तो आपने सॉल्व किया हुआ है। 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? बताइए, 1 जूल में कितने, हाउ मनी अर्ज इन 1 जूल? याद है? नहीं है? नहीं याद? 10⁻⁷ 10⁻⁷ 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। क्लियर? यस सर। यशस्वी, यस सर। क्लियर हो गया? तो चलिए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। फिर आप देखते हैं वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं कि जो फोर्स आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में वो क्या गिवन है? एफ F1 आई कैप, F2 जे कैप, या Fy ऐसे लिख लो, Fx Fy जे कैप और Fz के कैप, यानी कि कोफिशिएंट दे रखे होंगे वेक्टर फॉर्म में। वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या दे रखा होगा? dx आई कैप, dy जे कैप प्लस dz के कैप। ये वेक्टर कंपोनेंट दे रखे हैं। अब आपसे बोल दे कि आपको क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये वैल्यूज हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, डॉट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है, अब आपको पता है कि आई का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ करना है और के का के साथ करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये आपका आंसर आ जाएगा जूल में। क्लियर है यशस्वी एंड प्रकृति? Yes, यस sir. सर। तो यही करना था क्वेश्चन पेपर में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके। ठीक है, सर हो गया। हो गया। Yeah. तो चलिए, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं हिंट देता रहूंगा, आप सॉल्व करके बताते रहेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दे दिया, 20 मीटर। नोट कर लीजिए, गिवन वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन वैल्यूज डिस्टेंस इक्वल टू 20 मीटर। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 केजी वेट, इफ ही अप्लाइज अ फोर्स 20 केजी वेट। तो फोर्स कैसे गिवन दे रखा है आपको, 20 केजी वेट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जब भी फोर्स इस तरीके से लिखा हो, 20 केजी वेट, 20 केजी फोर्स, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, 20 केजी फोर्स। ठीक है, जब भी इस तरीके से लिखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। और न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 9.8 और ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन में। ये मैंने बताया भी था जब मैं फोर्स करवा रहा था, याद है आपको? Yes, sir. कौन से चैप्टर में बताया था? पिछले वाले में स्टार्टिंग हाँ, में। चैप्टर 5 में ही बताया था। यशस्वी याद नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये आपको दे दिया, आपका ये फोर्स भी आ गया। तो गिवन वैल्यूज में लिख लेंगे इस तरीके से और उसको कन्वर्ट करके लिख लेंगे 20 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो नाउ यू हैव डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर एंड फोर्स इज इक्वल टू 20 केजी वेट, दैट मीन्स 20 इंटू 9.8 न्यूटन। आगे, इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, in a direction inclined at 60 degree, so that means you have now angle equal to theta, angle equal to 60 degree to the ground. Find the work done by him, find the work done by him यानी work calculate करना है and take g is equal to 9.8, g को 9.8 लेना है। ठीक है, तो g की तो वैल्यू कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बताइए, सॉल्व करेंगे इसे। आपके पास फोर्स है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास क्या है, एंगल है। फॉर्मूला आपको पता है एफ डॉट डी, और अगर एंगल दे रखा है तो क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू पुट करिए, डी की वैल्यू पुट करिए, एंगल की वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए क्या आया। 1960. 1960 जूल। वेरी गुड यशस्वी। सर कर रही हूँ। करो करो करो, जल्दी करो।
सर 1960 1960 यूनिट क्या लगाओगे? जूल। जूल। तो पूरा आंसर बोला करो 1960 जूल। जब भी आंसर बोलो यूनिट के साथ बोलो। आंसर गलत बोला नहीं तो गलत माना जाएगा। क्लियर है? बड़े अच्छे से आपने सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इज होल्डिंग, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट by applying a force of 10 Newton. So you have given force is equal to 10 Newton. Write down. A person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. He moves a horizontal distance of 5 meter. Horizontal distance 5 meter. तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर दिए तो इसको आप किस तरीके से ले सकते हैं? dx ले लें। मतलब कि मान लो हॉरिजॉन्टल आपका x एक्सिस है और वर्टिकल y एक्सिस है। तो लेट्स से कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है यानी कि dx दे रखा है 5 मीटर। तो राइट डाउन dx इज इक्वल टू 5 मीटर। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 5 मीटर। ओके। एंड देन क्लाइम्स अप वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एंड वर्टिकल डिस्टेंस दैट मीन dy y डायरेक्शन में dy is equal to 10 meter. So vertical distance, you have vertical distance 10 meter, you have horizontal distance 5 meter, and you have to calculate work done by him. So you have to calculate work done by him. So as you know, according the question, a person is holding a bucket by applying a force of 10 newton. So you have force 10 newton, and now you have two displacements, one in horizontal direction and second one is vertical direction. So you have to calculate work done in horizontal direction and work done in vertical direction, and then find out the total value what is by adding these values. ठीक है? तो you have formula एफ डॉट डी कब अप्लाई करना है? जब आपको वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो क्वेश्चन, बट यू सी दैट यू एज यू सी दैट देयर इज नो वेक्टर फॉर्म ऑफ values, so you can only apply the formula is f d cos theta. So first work done in horizontal direction, you have to solve in two section, in two part. First in horizontal direction, work done in horizontal direction, and then work done in vertical direction. So when you calculate the work done in horizontal direction, what value of angle you will take? बताइए। What? सर 90 शायद। 90 horizontal direction. Force is applying in applying force 10 Newton. Okay, horizontal direction is 50 Newton. अच्छा, you are सर आप म्यूट पे हो। okay. Sorry. I was in mute. So I am asking to Prakriti what will be the angle when you calculate work done in horizontal direction. 180 180 why? 180 why? उस हॉरिजॉन्टल है ना, उस पे ऊपर तो सिर्फ y एक्सिस वाले पे 90 180 degree angle you can take only when two physical quantities are in opposite direction. If displacement in horizontal direction or force would be in opposite direction, then you can only take 180 degree. As you know, you are holding a bucket. So force is applying in which direction? ऊपर Upward direction, na? If you holding a bucket, then you are applying a force in upward direction, and body is moving in horizontal direction because you are calculating work done in horizontal direction. So displacement in horizontal direction and force in vertical direction, so what would be angle? 90 degree. So आपको जब आप फर्स्ट केस करोगे वर्क डन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, you would have to take angle as 90 degree. Clear? Yes, sir.
90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्क डन का? 0 आएगा फिर। 0 आएगा क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका वर्क डन क्या आ गया? 0 डिग्री। नाउ इन सेकंड पार्ट वर्क डन इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो व्हाट एंगल you would take? 0। 0, प्रकृति से 0। यशश्री? सर शायद 0। शायद 0 नहीं, 0। ठीक है, 0 ही लेंगे क्योंकि अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो मतलब आप डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो गया? वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो गया ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, so the angle would be 0 degree. So work done would be 100 जूल। 100 joule. So total work done would be 100 जूल। 100 बिल्कुल सही, समझ गए। तो मतलब आपने वर्क डन 1 कैलकुलेट किया विच इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्क डन 2 कैलकुलेट किया विच इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड टोटल वर्क डन निकाला W1 प्लस W2 विच इज 100 जूल। क्लियर? यस सर। हाँ, देखिए ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको अच्छे से करना है, चाहे इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। इस चैप्टर को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप लोग जब इसको रिवाइज भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है नहीं। ओके, जस्ट थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे, करेंगे। क्वेश्चन सेज ए साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ठीक है, मतलब कि समझे, ए साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, यानी कि एक साइक्लिस्ट जो है वो स्किड करता है और 10 मीटर के अंदर अंदर, यानी 10 मीटर में डिस्टेंस, 10 मीटर में वो क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। साइकिल रुक जाती है 10 मीटर के अंदर। यानी कि अगर 10 मीटर बोले तो क्या हुआ? व्हाट वुड बी 10 मीटर? 10 मीटर, 10 मीटर वुड बी डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी 10 मीटर। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 10 मीटर क्या आ गया? आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया जब साइकिल क्या कर रही थी? स्किड कर रही थी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। ठीक है, यानी कि साइकिल की वजह, साइकिल पे रोड की वजह से जो फोर्स लगा वो कितना लगा? 200 न्यूटन इन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, यानी डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। दैट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। फोर्स की डायरेक्शन वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। ए साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग stop in 10 meter. During this process the force on the cycle due to the road is 200 newton and is directly opposed to the motion. So first part asking how much work does the road do on the cycle? How much work does the road do on the cycle? So बताइए क्या होगा आंसर? वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय रोड ऑन द साइकिल। रोड की वजह से साइकिल पे कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट करना है। बताइए। तो इसमें तो वो ऑपोजिट जा रही है तो अब यूज होगा थीटा 180। हाँ, अब होगा 180, थीटा इज इक्वल टू 180 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल आपका आ जाएगा 180 डिग्री। तो बताइए आंसर कितना आया? cos 180 की डिग्री का वैल्यू क्या होती है? -1। cos 180 क्या है? आप यूं समझ लीजिए 180 की जब भी चाहे साइन, टेन, कॉस किसी की भी वैल्यू 180 पे निकालोगे तो 180 पे वैल्यू वही होती है जो 0 पे होती है, बस उसकी अपोजिट हो जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है। 180 की वैल्यू 0 के बराबर होती है।
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। आंसर कितना आया? -2000 जूल। -2000 जूल, विच इज वेरी राइट आंसर। यशस्वी आपका भी आ रहा है? यस सर। तो आपका वर्क जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, वर्क डन कितना आ गया? -2000 जूल। वेर माइनस शोज, माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे? नेगेटिव वर्क डन है। हाँ, नेगेटिव वर्क डन है। ब्रिंग्स द साइकिल टू अ हर्ट, यानी कि जो कि वर्क को साइकिल को रोकता है और उस पे अपोजिट वर्क करता है, जिससे साइकिल को नुकसान हो सकता है। ठीक है, समझ गए? सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। अब अपोजिट पूछ लिया। पहले पूछा कि रोड ने साइकिल पे कितना वर्क डन किया। नाउ ही इज आस्किंग वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, साइकिल की वजह से रोड पे कितना वर्क डन हुआ, बताइए फिर। सेम होगा। सेम होगा, ओके। आपका आंसर है सेम होगा। यशश्री? सर सेम ही होगा। सेम ही होगा, ओके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। जब हम पहले वाले केस में निकाल रहे थे वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, ठीक है, वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, जो कि हमारा -2000 जूल आया। तो जब रोड से साइकिल पे निकाल रहे थे तो देखो, जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो बहुत दो कॉन्सेप्ट दो तो इनसे मेनली देखा जाता है, दैट कि जिस बॉडी पे आप वर्क डन निकाल रहे हो उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, तो वो तो हो रहा है। और जिस बॉडी पे आप वर्क डन निकाल रहे हो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, वो भी हो रहा है, साइकिल डिस्प्लेस हो रही है। अगर एंगल है तो वो एंगल हम बाद में देखते हैं, पर ये दो कंडीशन तो नेसेसरी हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बॉडी में होना चाहिए। अब अगर हम इसका अपोजिट निकालते हैं, वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, तो पहली बात तो ये बताइए कि रोड के ऊपर फोर्स लग रहा है? यस। रोड के ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन, जितना फोर्स लगेगा उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, तो फोर्स लग जाएगा। ठीक है, 200 लग गया। ठीक है, 200 न्यूटन आपका फोर्स लग गया साइकिल की वजह से रोड पे। क्या, क्योंकि वर्क डन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? रोड पे। रोड पे। तो क्या रोड डिस्प्लेस हो रही है? नहीं। रोड डिस्प्लेस नहीं हो रही है। सही है, तो रोड डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है और आप रोड पे वर्क डन निकाल रहे हो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0। समझे? नहीं समझे? फिर समझ गए। हाँ, ये देखो, ये कंडीशन लगनी जरूरी है। आप जिस पे भी वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो ना, उस पे दो नेसेसरी कंडीशन है कि पहली चीज उस पे वो फोर्स अप्लाई होना चाहिए, दूसरी चीज वो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। फिर तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो ये तो बाद की बात है, पर ये दो कंडीशन जरूरी होनी चाहिए किसी बॉडी के ऊपर आप अगर वर्क डन निकाल रहे हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी, वर्क डन या फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज वहां पे एब्सेंट है, दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, समझ गए? यस सर। यस। तो सेकंड पार्ट का आंसर हम लिख सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड ड्यू टू द साइकिल, इट्स मैग्नीट्यूड इज 200 न्यूटन, क्योंकि अपोजिट है, -200 के अपोजिट 200 हो जाएगा, बट द रोड does not undergo to the displacement, there is no displacement on road, so that means the work done will be 0। clear है? चलिए यस एक सर। और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। अब हम एक वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं एक होमवर्क भी देके जाऊंगा, आप उसे सॉल्व करके अपलोड करेंगे, ठीक है? तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। अ फोर्स दे रखा है, F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दे रखा है, दैट इज 6 आई कैप प्लस 9 के कैप। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो बताइए वर्क डन क्या आएगा?
अभी फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने। सर 69 जूल। 69 जूल, वेरी गुड। ठीक है, तो 69 जूल इसका आंसर होगा। अब कैसे आया देखो, हमने वर्क डन का फॉर्मूला अभी निकाला था, फॉर्मूला देखिए एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। अब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया 1, 5 है मतलब एफ वाई 5, एफ जेड 7, 6 आई कैप डी एक्स 6 हो गया, डी वाई देखो जे कैप नहीं है इसका मतलब यहाँ पे वाई नहीं है, यानी डी वाई क्या हो गया 0, और 6 के कैप क्या हो गया आपका 9 आपका हो गया डी जेड। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट 6 आई कैप प्लस 9 के कैप। ठीक है, ये वर्क डन फॉर्मूला आया किससे, एफ डॉट एस से। तो आई का आई के साथ तो कितना आ गया 6, 5 का जे के साथ करते हैं, जे यहाँ पे नहीं है इसका मतलब जे क्या है 0, जे क्या है 0 प्लस 7 इंटू के का के साथ 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, तो कितना हो गया 69 जूल, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, प्रकृति क्लियर है, हमने ये डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, यहाँ पे जे नहीं है इसका मतलब 0 है, तो आई का जे आई का साथ यानी 6 1 2 1 1 6, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 9 63, और 63 प्लस 6 इज इक्वल टू 69, दैट मीन 69 जूल इज द वर्क डन। क्लियर है प्रकृति? यस सर। अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चन है और इतना तो ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। चलिए ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आने हैं, इससे ज़्यादा कुछ चेंज आना नहीं है। अगर कोई एक और ज़्यादा वैरायटी होगा तो मैं AIEEE और IIT के 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, जो कि उस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज जो हमने क्लास में सीखा उससे कोई रिलेटेड कोई डाउट? नो सर। प्रकृति क्लियर है? यस सर। चलो तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट टेस्ट आपका चैप्टर 4 का टेस्ट हो चुका है ना, चैप्टर 5 का आप टेस्ट लेंगे इस संडे को, ये जो संडे आएगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 का टेस्ट होगा, चैप्टर 5 प्रिपेयर करिए। और चैप्टर 4 मैंने चेक करके आप लोगों को भेज दिया है गैस, उसमें गलतियां देखिए कहाँ पे मार्क्स आप लोगों के कटे हैं, उनको चेक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। थैंक यू सर। सर। बाय 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 बाय।